गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे लूसेंट। लूसेंट का क्या पढ़ रहे थे? तो बायोलॉजी। बायोलॉजी का हमने एक क्लास कंप्लीट कर लिया है और आज बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। आज हम लोग को पढ़ाई क्या करना है? तो कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में सेल चैप्टर पढ़ाई करना है, यानी कोशिका। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से, इस किताब से, घटना चक्र से। और यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रहा लूसेंट का जीव विज्ञान। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ाई करना था? जीव विज्ञान में कोशिका विज्ञान पढ़ना था, यानी सेल चैप्टर पढ़ना था। ठीक है, अब उसका बहुत अच्छे से प्रीमियम क्वालिटीज के हमने नोट्स यहाँ पे बना दिया है। आपको लग रहा हो कि हमने ये रट लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है भाई। बायोलॉजी है, साइंस से कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। अब मान लो यहाँ पे लिख दिया गया है प्रोटोप्लाज्मा, तो बार बार याद करोगे, रटोगे प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की थी, ये होता है, वो होता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्मा सेल में कहाँ होता है? मान लो कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसको कैसे करोगे? तो इसीलिए हम इसको अच्छे से समझा के यहाँ पे लिखे हैं, बता रहे हैं। समझो, पढ़ो, नोट्स को अच्छे से बनाइए, मन लगा के पढ़िए, आगे आपको काम आएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, बार बार डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने आप को रिसोर्स को लिमिट करिए। आप लूसेंट किताब आपके पास है, बहुत है, आप अच्छे से इसी किताब को पढ़िए ना, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप समझिए ना, घबराइए मत, बस पेशेंस के साथ एक जगह पे अपने मन को कंट्रोल करके पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आजकल क्या हो गया ना कि ट्रेंड चल गया है बैच लेना, बैच खरीदना। भाई टीचर क्या करते हैं ना भाई, उनको कैसे भी करके बैच बेचना है। जितना बैच में पढ़ाते हैं ना सर भाई, यही किताब से आता है, यही किताब में सब रहता है। ऐसा थोड़ी है कि सेल चैप्टर कुछ और पढ़ा देंगे। वो कोई तो है भाई, समझा रहा है, बता रहा है, समझो। तो चलो शुरुआत करते हैं सेल चैप्टर को। सेल चैप्टर शुरुआत करने से पहले कोशिका विज्ञान, थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद से कोशिका अच्छे से स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ लूसेंट में दिया है। यहाँ पर देखो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा हमने भी लिख दिया है यहाँ पे, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा। अब समझाते हैं क्या है प्रोटोप्लाज्मा। आशा करते हैं कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि लूसेंट हम लोग कैसे पढ़ते हैं और क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए लूसेंट किताब को। भाई पढ़ने का एक तरीका होता है, और लिख के पढ़ना, अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना, दिस इज द बेस्ट वे फॉर स्टडी। अध्ययन का एकमात्र ऐसा तरीका होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए और उसी को पढ़िए बार बार। ऐसे पढ़ाई करेंगे ना तो पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं लगेगा, लूसेंट किताब बोरिंग नहीं लगेगा। ऐसे खोल के पढ़ा जाता है, ऐसे कॉन्सेप्ट को सीख के पढ़ा जाता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हम एक क्लास कर लिए थे। अभी शुरुआत करते हैं कोशिका विज्ञान यानी जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? देखो ये सब क्या लिखे हैं, इस पे ध्यान मत देना अभी। सबसे पहले ये देखो क्या है। मान के चलो ये सेल हो गया, ये पूरा सेल हो गया। ये जितना ये गोला में जितना बना है ना, ये गोला है ना, मान के चलो ये सेल है। सेल में बहुत सारे मटेरियल होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अनेकों चीज़ होते हैं, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, ये सारा चीज़ सेल में होता है। लेकिन अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे सेल के बारे में अच्छे से, सारे चीज़ के बारे में। लेकिन अभी क्या पढ़ना है हमको? प्रोटोप्लाज्मा। तो समझते हैं प्रोटोप्लाज्मा क्या है। देखो ये जो सेल है ना, सेल, ये गोला वाला सेल, सब मिलाकर ये सेल है। सेल के जो बाहरी मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो बाहरी आवरण है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ लिक्विड होता है, इसके अंदर कुछ लिक्विड होता है। क्या है भाई? उसी को कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, मतलब इस सेल के अंदर जितना भी लिक्विड है इसको कहते हैं जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव्य है दो प्रकार का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि क्या? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। अब देखो ये क्या होता है, ये सब हो गया क्या? ये सब मिलके हो गया आपको क्या? प्रोटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य। अब देखो इसको दो भाग में पढ़ते हैं। क्या? तो जो न्यूक्लियस के बाहर रहता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, ये न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया? तो साइटोप्लाज्मा हो गया। और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड रहता है, तरल पदार्थ रहता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड रहता है उसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्मा। जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तरल पदार्थ रहता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कोशिका झिल्ली के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर यानी केंद्रक के बाहर जो लिक्विड रहता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। ये सारा मिलाकर बनता है प्रोटोप्लाज्मा। अब देखो भाई,
ऐसे समझते हैं, ऐसे पढ़ते हैं साइंस को कॉन्सेप्ट वाइज। अब पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्मा का क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, कब खोज किया गया था, सेल में कितना रहता है। तो प्रोटोप्लाज्मा के पीछे ये स्टोरी थी। आइए देखिए, प्रोटोप्लाज्मा की खोज एक साइंटिस्ट है पुरकिंजे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्मा की नामकरण दिया था, खोज किया था 1839 में। प्रोटोप्लाज्मा क्या है भाई, तो तरल गढ़ा रंगहीन पदार्थ है, इसका कोई कलर नहीं होता है। जो देखे हो तुम शहद, मध, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो शहद होता है ना वैसे ही रहता है जीव द्रव्य। ज़्यादा पानी जैसा नहीं रहता है भाई, थोड़ा गाढ़ा रहता है ना, शहद जैसा, मध जैसा, हनी नहीं देखे हो उसके जैसा रहता है, तरल गाढ़ा रंगहीन। ये परभासी होता है, लसलसा होता है, मतलब देख रहे हो चिपचिपा लसलसा होता है। परभासी यानी सेमी परविएबल होता है, यानी कि ये ट्रांसफर कर सकता है, हिल सकता है, ठीक है। जैविक क्रिया करता है और जीवन का भौतिक आधार होता है। कौन होता है, तो जीव द्रव्य, जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव्य। आगे देखिए, जीव द्रव्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट इसका क्या है भाई, तो देखो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। कितना होता है, क्या होता है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये याद रखना कि जीव द्रव्य का 80% भाग जल है, यानी कि पानी है। इसी लाइन से क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। आओ देखते हैं, तुमको क्वेश्चन दिखाते हैं। पेज नंबर 410 क्वेश्चन नंबर 4 है, घटना चक्र में दिया है, यहाँ पे दिया है घटना चक्र। पेज नंबर 410 पे 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है भाई, तो प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ऐसे ही साइंस को पढ़ा जाता है अच्छे से इलेबोरेट करके। साइंस क्या है, रटने का चीज़ नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट का चीज़ है। क्या पढ़े थे हम लोग, तो प्रोटोप्लाज्मा 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या पढ़े थे, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है साइटोप्लाज्मा। कि यहाँ पे देख लो, केंद्रक और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है साइटोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा यानी केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर होता है, तो यहाँ पे केंद्रक के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे देखिए, पढ़ते हैं सेल। सेल के बारे में अच्छे से सीखते हैं। यहाँ लूसेंट में दिया है सेल अच्छे तरीका से, लेकिन यहाँ पे लाइन के फॉर्मेट में दे दिया है, तुमको समझ में नहीं आएगा कि राइबोसोम क्या है, प्रोटोप्लाज्मा क्या है, प्लास्टिड का लोकेशन कहाँ है, राइबोसोम कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए हमने अच्छे से डायग्राम बना के समझा रहे हैं, इसी चीज़ को बताने के लिए अच्छे से डायग्राम बना के समझा रहे हैं। अब देखिए सेल के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेल बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, नहीं कहते हैं मैथ्स वाले सर गगन प्रताप 0 to हीरो बैच, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो वहीं 0 to हीरो बैच ये है मेरा। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई सेल होता है, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। इसी लाइन से एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, जो री एग्जाम हुआ था 2025 या 24 में, वहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं तुमको। 409 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे है 409 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2024 में आया था बीपीएससी प्री में। जीवन की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई क्या है, तो कोशिका, अंग, ऊतक और जीव। तो कोशिका है यानी कि सेल है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। देखो, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है, मतलब यानी कि सेलों का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। जो भी व्यक्ति सेल के बारे में पढ़ते हैं हम उसको साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी कहलाता है। सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो कहाँ खोज की थी, तो प्लांट का एक पार्ट होता है कॉर्क, उसी में खोज की थी। डेड सेल का खोज यानी कि मृत सेल का खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। स्टीवन हॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी, शैवाल स्पायरोगेरा में की थी। कहाँ पे, तो शैवाल स्पायरोगेरा में खोज की थी। वाटर में रहने वाला, वाटर में रहता है ये शैवाल परजीवी। इन्होंने कैसे खोज की थी, तो एक इन्होंने अपना सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, यानी कि दूरबीन बनाया था खुद से, उसी से इन्होंने खोज की थी जीवित कोशिका का। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि सेल का खोज किसने किया है, तो लगाना क्या है भाई, तो सेल के खोज किसने किया है, तो आंसर मारना है रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका अगर कहे तो लीवेन हुक मारना है, ठीक है। अब आइए आगे पढ़ते हैं।
कोशिकाओं का औसत संगठन, कोशिकाओं में कौन क्या है और कितना रहता है। जल सबसे ज़्यादा रहता है 70 से लेके 90% तक, फिर प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, आयन 1%। ये जो सारा कुछ है सेल का कंपोनेंट है, सेल में रहता है। दिस मटेरियल फाउंड इनसाइड दिस सेल, ये सारा चीज़ सेल के अंदर पाया जाता है। अब देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट, वन लाइनर जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है भाई, देखो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सेल, न्यूरॉन कहते हैं इसी को। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबा होता है। फिर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे। अब देखो मानव शरीर में सबसे छोटी सेल क्या है भाई, तो शुक्राणु स्पर्म है, और सबसे बड़ी अंडाणु और ओवम है। ठीक है, मानव शरीर की अगर बात कर सकते हैं तो छोटी है शुक्राणु जिसे हम इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, बड़ी है अंडाणु यानी ओवम कहते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं यहाँ पे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। कोशिका यानी सेल थ्योरी किसने डिस्कवर किया था, तो स्लेडन एंड एस्वान ने 1839 में किया था। दो गो साइंटिस्ट थे स्लेडन एंड एस्वान, इन्होंने क्या किया था, तो सेल थ्योरी का खोज किया था। सेल थ्योरी क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सेल थ्योरी जब इन्होंने खोजा तो कुछ इनमें क्या गड़बड़ी रह गई, तो इन्होंने बताया नहीं कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। इन्होंने बताया कि सेल थ्योरी ये है, लेकिन ये नहीं बताया था कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे रोडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 ईस्वी में बताया कि सेल का निर्माण डिवीजन से होता है, सेल का निर्माण डिवीजन से होता है। इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया। अब आइए सेल थ्योरी क्या है जानते हैं। तो सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, सेल थ्योरी है। सभी कोशिका पूर्ण कोशिका से बने होते हैं, यानी कि जितने भी सेल है सभी कोशिका पूर्व कोशिका से बने हैं, यानी कि जितने भी सेल है पुराने सेल से ही बने होते हैं। यानी कि ऑल दिस सेल इज एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल पहले से है उसी सेल से नया सेल बनता है। कैसे बनता है, तो डिवीजन करके बनता है। सेल थ्योरी इन्होंने दिया था, किसने, तो स्क्लेडन एंड एस्वान ने। लेकिन डिवीजन करके बनता है, बताया किसने था, तो रोडोल्फ विर्चो ने बताया था। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो ये भी। अब कोशिका हमारा दो प्रकार का होता है, जो होता है ना दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब पुराना, ठीक है, अभी नया नया सेल है, पुराना, समझ रहे हो, सिंगल सेल, ये सब चीज़ यहाँ पढ़ेंगे। फिर यूकैरियोटिक मतलब इंसान, हम लोग, एनिमल, जंतु के बारे में इसमें पढ़ेंगे यूकैरियोटिक में। आइए पढ़ते हैं। इतना बेहतरीन तरीका से लिखे हैं ना भाई, एक बार तुम पढ़ लो और नोट्स बना लोगे ना तो बार बार तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस रिवीजन करते रहो, कॉन्सेप्ट को सीखते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आओ देखते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। देखो प्रोकैरियोटिक का उदाहरण सबसे पहले समझो कि प्रोकैरियोटिक कौन कौन है हमारे जीवन में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पृथ्वी पे। जितना भी जीवाणु है प्रोकैरियोटिक है। नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोटिक है। माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीवी पीपीएलओ, ठीक है, ये भी क्या है भाई, तो प्रोकैरियोटिक है। अब जो है ना तरल पदार्थ प्रोकैरियोटिक में उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा, समझ रहे हो। कोई भी तरल पदार्थ है सेल में उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्मा कह लेंगे। केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, समझ रहे हो। केंद्रक या न्यूक्लियस यानी ऑफिस, ये नया नया काम चल रहा है यहाँ पे। सेल के ये ऑफिस है भाई, न्यूक्लियस, ये सब कुछ कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक जो सिंगल सेल का बना होता है उसमें क्या न्यूक्लियस रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, समझो। अब देखिए यहाँ पे प्लाज्मिड जो कि एकल गुणसूत्र होता है, गोलाकार होता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है प्लाज्मिड। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें राइबोसोम, देखो राइबोसोम होता है जो कि 70S होता है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है उसका नंबर क्या है, 70S, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्वेश्चन क्या हो गया भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करता है, तो राइबोसोम करता है। उसका नंबर कितना होता है, 70S। अब जो सेल होता है ना, सेल, उसका लेयर की बात करते हैं, लेयर के बारे में बात कर सकते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, यहाँ पे लिख दिए हैं।
क्या क्या होता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, कोशिका भित्ति होता है और जीव द्रव्य होता है। समझो, सेल के सबसे बाहरी आवरण हो गया, फिर उसके अंदर हो गया, फिर जीव द्रव्य उसके अंदर हो गया। ये जो तीनों होता है ना, सुरक्षा का काम करता है सेल का। ठीक है, तो कौन कौन, तो ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य। ठीक है, अब देखो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बना होता है। याद कर लेना भाई कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है प्रोकैरियोटिक का किस चीज़ से बना होता है, तो प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखो ग्लाइकोकैलिक्स भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या काम करता है, तो सुरक्षा का काम करता है, यहाँ भी हम पढ़े थे, लेकिन यहाँ भी देख लो, फटने तथा निपादित होने से बचाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है औपंग परत और सेपुटिक यानी कि कैप्सूल। ठीक है, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स मोटा होगा उसे कहते हैं कैप्सूल यानी कि सेम्पुटिक, और जिसका पतला होता है यानी कि औपंक परत कहते हैं, औपंक परत। याद हो गया, ऐसे पढ़ते हैं भाई। अब एक होता है मेजोजोम। ये सब टर्म जो होता है ना, ये जितना सारा टर्म हो गया ये प्रोकैरियोटिक सेल में है भाई। एक बार देख लो यहाँ पे मेजोजोम, ये सेल के अंदर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, इनसाइड द साइटोप्लाज्मा के अंदर आता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा के अंदर मेजोजोम। ये जो झिल्लीदार संरचना होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, झिल्ली जैसा होता है ये। इसका काम क्या होता है, तो कोशिका का विभाजन यानी सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, सेल को श्वसन लेने में काम करता है मेजोजोम। अब देखो कुछ एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि नील हरित जीवाणु। अब देखो भाई, ये जो होता है ना साइनोबैक्टीरिया, इसमें झिल्लीमय विस्ता होता है यानी क्रोमोप्लास्ट होता है, बर्निक लॉवल जिन्हें हम कहते हैं। अब जीवाणु कोशिका, कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका है जो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं भाई, फ्लैजिलम होता है उनके पास, तो इसलिए मूवमेंट। कुछ ऐसे जीवाणु कोशिका होते हैं जो मूवमेंट करते हैं यानी कि चलते हैं, मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तो उनके पास फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम जो मूवमेंट में हेल्प करता है, चलयमान में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक अलैंगिक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है भाई, अलैंगिक होते हैं, बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बाइनरी विखंडन से के माध्यम से होता है। क्षैतिज जीव स्थानांतरण भी है, ये क्षैतिज जीव स्थानांतरण भी है प्रोकैरियोटिक। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आज लेक्चर छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत मेहनत लग रहा है भाई कंटेंट को तैयार करने बनाने में। धीरे धीरे हम लोग क्लास को और आगे बढ़ा देंगे और फास्ट पढ़ाएंगे। अभी स्लो कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, ताकि उनका कोई सिलेबस नहीं छूट जाए। बहुत फास्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका दोहरी झिल्ली आवरण डबल मेम्ब्रेन का होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है ना, ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन का होता है। डबल मेम्ब्रेन होते हैं उनके पास ना, डबल मेम्ब्रेन होता है यूकैरियोटिक के पास। न्यूक्लियस होता है इनके पास, यूकैरियोटिक के पास के अंदर, फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस। अब आइए कुछ मुख्य अंतर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, कुछ मुख्य अंतर देखो भाई। अभी तक जितना हम पढ़े हैं ना वीडियो में, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, क्वेश्चन आता है यहीं से आता है। अगर तुम ये पढ़ लिया तो वो भी पढ़ लिया, दोनों बात सेम है। ठीक है, लेकिन छोटा छोटा जो टर्म हो गया जैसे प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा में उधर वही दिया है बस, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे हम लिख दिए हैं। कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। जो प्रोकैरियोटिक का सेल होता है किससे मिलकर बना होता है, जो प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति होता है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। लेकिन यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बना होता है। किससे, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। अब देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, प्रेजेंट है, अनुपस्थित है प्रोकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है यानी कि अब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित है। देखो समझो, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब नया सेल। अभी सेल ना डेवलप नहीं हुआ है, पुराना है, ठीक है, लेकिन ये सेल नया है, मतलब प्रीमियम है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे काम ज़्यादा होता है यूकैरियोटिक में। जैसे कि मान लो एक बैक्टीरिया हो गया और एक ह्यूमन हो गया, एक हम हो गए, यानी कि हम यूकैरियोटिक हो गए और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हो गया। तो समझो कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है वहाँ पे काम कम हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे काम कम हो रहा है तो सामान की जरूरत वहाँ पे कम पड़ेगी, यानी कि जितने सारे सेल ऑर्गेनेल हैं,
जितने सारे सेल ऑर्गेनेल हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में कम होगा। तो हम वही समझा रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है, उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है यूकैरियोटिक में, भाई पुराना है, हर चीज़ थोड़ी रहेगा यहाँ पे, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम यानी प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S का होता है, यानी पुराना होता है, 80S का यूकैरियोटिक में होता है। गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी अनुपस्थित रहता है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ है यूकैरियोटिक में। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, लेकिन यहाँ उपस्थित है। लाइजोजोम अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित है। समझो ना, ज़्यादातर चीज़ यहाँ है ही नहीं, लेकिन यहाँ है, यूकैरियोटिक में है। तो जो चीज़ है उसी को याद कर लो, बाकी जो बच गया यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। देखो, लाइजोजोम अनुपस्थित है, यहाँ उपस्थित है। डीएनए जो है यहाँ पे एकल सूत्र है, लेकिन यहाँ पे दोहरे डीएनए है, डबल स्ट्रक्चर डीएनए है, विकसित है, डेवलप है, क्योंकि यहाँ प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा काम पड़ता है डीएनए का। फिर कशाभिका केवल एक तंतु है, लेकिन यहाँ पे कुल 11 तंतु है यूकैरियोटिक में। केंद्रिका अनुपस्थित है, यानी न्यूक्लियोलस अनुपस्थित है, लेकिन यहाँ उपस्थित है। सेंट्रियोल अब्सेंट है, अनुपस्थित है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। श्वासन जो देखो, अब देखो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, श्वासन किससे करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली से करता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होता है लिंग प्रजनन यूकैरियोटिक में। प्रकाश संश्लेषण थैलेकोइड से करता है प्रोकैरियोटिक, याद कर लेना, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका अपना प्रकाश संश्लेषण फूड थैलेकोइड के हेल्प से बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को हेल्प से बनाता है। कोशिका विभाजन और सूत्री होता है, यहाँ पे कोशिका विभाजन और सूत्री और समसूत्री दोनों होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, तो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पे पौधे और जीव ये सब चीज़ यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अब ये एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता देते हैं ये क्या चीज़ है, लूसेंट किताब में कैसे दिया है और यहाँ पे हम कैसे लिखें, आपको मैं ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ द सेल, मतलब सेल में क्या क्या है, कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, लूसेंट किताब में भी दिया है कोशिका के मुख्य भाग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं है कौन क्या है, कैसे है, सब अलग अलग लिख दिया है। कुछ सेल वाल यहाँ पे भी लिख दिया है, सेल मेम्ब्रेन, ताराकाय, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी चीज़ को हम एक जगह यहाँ पे लिख दिए हैं, और अगले वीडियो में इस सब चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देंगे। समझ रहे हो? तो आओ ऐसे पढ़ते हैं डायग्राम बना के बायोलॉजी में, ये चीज़ याद हो जाएगा तुमको। ये जो मान के चलो सेल हो गया, ठीक है, ये प्लांट सेल भी है और एनिमल सेल है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन अगला लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। ठीक है, लाइट कट गया, लेकिन इन्वर्टर है हमारे घर पे, तो इन्वर्टर जल गया। भाई देख रहे हो, पैसा बहुत है भाई। नहीं यार, पैसा नहीं है, मेरे पापा का पैसा है। आओ आगे देखते हैं। जो ये सेल हो गया, सेल का जो बाहरी मेम्ब्रेन हो गया, बाहरी आवरण हो गया, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वाल। ये केवल और केवल प्लांट में होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति, सेल वाल प्लांट में होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, आइए देखते हैं। 410 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। 410 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? देखो, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से संरचना से स्पष्ट होता है। जो स्ट्रक्चर है एनिमल सेल और प्लांट सेल, क्या ऐसा है जो दोनों में अंतर बताता है? तो ऑप्शन देखो, नाभिक से, एंजाइम से, कोशिका भित्ति से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। देख रहे हो? तो हम लोग यहीं पे पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो दिमाग में। अब सेल वाल के अंदर, ठीक है, एक होता है कोशिका मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ताराकाय सेल के अंदर होता है। यहाँ पे ताराकाय क्या करता है, इसका काम क्या है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, यानी सबका पढ़ेंगे, फंक्शन क्या इनका वर्क है अगले लेक्चर में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर होता है। राइबोसोम सेल के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? तो पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा का काम करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था क्या, 410 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 2।
410 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2। देखो कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि ऊर्जा क्या है भाई? तो ऑप्शन देखो, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। देख रहे हो 2018 में आया था बीपीएससी में, ये लगे रहो बीपीएससी निकलवा देंगे भाई, दरोगा वरोगा सब बनवा देंगे, इतना बढ़िया सिलेबस हम पढ़ाए हैं कि। अब देखो यहाँ पे केंद्रक, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस ये हो गया, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। गोल्जिकाय भी सेल के अंदर होता है, लाइजोजोम भी सेल के अंदर होता है, प्लास्टिड यानी कि लौक सेल के अंदर होता है। प्लास्टिड भी केवल प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता है, यानी कि एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं होता है, केवल और केवल प्लांट सेल के पास होता है। अब देखो यहाँ पे रसदानी, वैक्यूल सेल के अंदर होता है, वैक्यूल। अब देखो एनिमल में छोटा होता है वैक्यूल, प्लांट में बड़ा होता है वैक्यूल। अब अगले लेक्चर में प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे, फिर प्लांट वैक्यूल और एनिमल वैक्यूल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्लास ख़त्म करने से पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए, पेज नंबर 410 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो थोड़ा अच्छा सवाल है भाई, 2022 में आया था बीपीएससी में, बीपीएससी सीडीपीओ में। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर के दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है क्या? देखो निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों के कोशिकाओं में पाया जाता है, इनमें से क्या है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है, दोनों में, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट है या फिर सेंट्रियोल है या फिर कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? कोशिका झिल्ली। यहाँ पे लिख दिए हैं सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो सेल वाला केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। समझ में आ गई बात? तो भाई आशा करते हैं कि आज आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।